हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 4th चैप्टर, जिसमें जो पहला पार्ट है वो गिवन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एंड इसके बाद एक पोएम भी है दैट विल बी डूइंग आफ्टरवर्ड्स। ऑलराइट, सो इस नाम से आपको क्या पता लगता है कि हम किसी की डायरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप खुद अपना एक्सपीरियंस अपने आसपास फ्रेंड्स के साथ में शेयर करके बता सकते हैं दैट क्या आपने कभी कोई डायरी मेंटेन करी है ना। फ्रॉम द डायरी मतलब हम किसी की डायरी के बारे में बात कर रहे हैं, और किसकी डायरी? जिनका नाम है एन फ्रैंक। ऑलराइट, और क्या है कि अब उनकी डायरी है, उससे कुछ पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो डायरी इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, बट ऐसा क्या है उस डायरी में, ऐसा क्या इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चीज़ें लिखी गई हैं उस डायरी में जो आज भी हम उनको इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, और हमें उनसे क्या मैसेज सीखने को मिलेगा वो आज हम देखेंगे। ठीक है, सो जाहिर सी बात है डायरी पढ़ रहे हैं किसी की तो उन्होंने ही लिखी होंगी। सो हमारी जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है यहाँ पे? एन फ्रैंक। ऑलराइट, ठीक है, तो अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं और ऐसा क्या स्पेशल है एन फ्रैंक की डायरी में दैट वी आर स्टडिंग इट टुडे। ऑलराइट, सो this says this lesson is a part of a book called Diary of a Young Girl। तो ये क्या है? ये जो लेसन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा जो लेसन है ये वो पढ़ रहे हैं, वो किसी एक बुक का पार्ट है जिसको कहा गया है, जिसका टाइटल है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो कि ऐसा उसका कवर दिखता है। ठीक है, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इट्स अ बुक अबाउट एन फ्रैंक्स ओन लाइफ। और हमें पता है कि जब हम किसी की लाइफ के बारे में लिखी गई स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी। राइट, और जब वो लाइफ स्टोरी जो है वो खुद ही उस पर्सन ने लिखी हो जिनके बारे में वो लाइफ स्टोरी है, जिनकी लाइफ स्टोरी लिखी जा रही है, अगर उन्होंने खुद लिखी हो तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑलराइट, ठीक है, तो इट्स अ बुक अबाउट एन फ्रैंक्स ओन लाइफ एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1947। तो इस ईयर में इस बुक को पब्लिश किया गया था, मतलब एज अ बुक प्रॉपरली इसको बना के, एंड इट वाज पब्लिश्ड। ऑलराइट, in the book Anne writes down her thoughts in a diary that was given to her as a gift when she turned 13। अब क्या हुआ कि ये जो बुक है, जो ये मतलब बुक है, उन्होंने ये जो पूरा एक्सप्लेन किया है अपनी लाइफ स्टोरी को, वो उसमें डायरी में लिखा है। और ये डायरी उन्हें कब मिली थी? उनके 13th बर्थडे, व्हेन शी टर्न्ड 13, उनको ये डायरी जो है वो एक गिफ्ट के तौर पे मिली थी। ऑलराइट, और इस डायरी को वो क्या कहती थी? उन्होंने नाम लिखा हुआ था। जैसे आप यूजुअली क्या होता है, डायरी एंट्री करते हो आप, ठीक है, तो डियर डायरी लिखते हो, है ना, तो आप डायरी को एज अ डायरी ही ले रहे हो यहाँ पे। लेकिन उन्होंने क्या है, थोड़ा पर्सोनिफाई कर दिया था उस ऑब्जेक्ट को, उस डायरी को, और उसको वो एक एज अ फ्रेंड लेती थी, और उनका नाम उन्होंने क्या रखा था? किटी। ऑलराइट, एंड थिंक्स ऑफ इट एज अ फ्रेंड। इट मतलब डायरी को वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी और उनसे वो सारी बातें शेयर करती थी। In her diary, Anne talks about her childhood, her family and many other things that she did not share with anyone else। और वैसे भी देखा जाए तो डायरी एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है ना। आप ऐसे थोड़ी है कि आप कुछ लिख दिया उसमें और फिर आप अगले दिन सबको जाके एक न्यूज़पेपर की तरह सुना रहे हो, एक खबरों की तरह कि देखो मैंने अपनी डायरी में ये लिखा है ना। डायरी इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, और ऑब्वियसली बात है, आप जो थॉट्स बाकी सबसे शेयर नहीं कर सकते, किसी भी और इंसान से शेयर नहीं कर सकते, वो आप किन से शेयर करते हो? आप डायरी में शेयर करते हो, डायरी में लिखते हो, बिकॉज दोज थॉट्स आर वेरी प्राइवेट। तो उन्होंने वहाँ पे क्या है, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है। वैसे तो शी हरसेल्फ वाज अ चाइल्ड हियर, 13 years इज़ अ वेरी यंग एज, बट स्टिल उन्होंने अभी तक जो उनका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें वो किसी और के साथ में शेयर नहीं करती थी या नहीं कर पाती थी, उनके बारे में यहाँ पे उन्होंने लिखा है। ऑलराइट, अब ठीक है जी, हम यहाँ डायरी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डायरी ऐसी डायरी थी किसी एक 13 year old की डायरी। आप खुद सोचो, एक बीइंग एन अडल्ट, ठीक है, आप क्या किसी 5 से 6 साल के बच्चे के की डायरी पढ़ोगे? ये बुक इतनी ज़्यादा फेमस है दैट बहुत एज के ओल्ड पीपल आर रीडिंग दिस बुक। तो ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है एक 13 year old की एक डायरी में, कि उन्होंने ऐसे क्या थॉट्स लिखे दैट वी आर रीडिंग, क्या बोलते हैं, दोज एक्सेप्ट टुडे ऑल्सो। ऑलराइट, सो अब स्टार्ट करते हैं। एनालिस मरी
एन फ्रैंक, तो ये उनका पूरा नाम है, ऑलराइट, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एन फ्रैंक. शी वॉज बॉर्न ऑन 12th of June 1929 एंड फेब्रुवरी या फिर मार्च में 1945 पे उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली. अब आप खुद सोचो, उनकी बर्थ डेट तो हमें पता है, जैसे होता है कि जो थोड़े से इंटीरियर इलाके होते हैं जहाँ पे डेट्स वगैरह का इतना फैशन नहीं था पहले, गांव वगैरह में वहाँ पे नहीं पता होता था, है ना. जैसे आप किसी भी मंथ का नाम ले लेते थे, आषाढ़ हो गया, पूस हो गया, उसके फलाने फलाने दिन पे पैदा हुए थे, तो दे डोंट हैव डेट्स ओवर देयर. तो उस टाइम पे तो समझ में आता है पुराना, लेकिन यहाँ पे वो पुराना, ये चीज़ ज़्यादा पुरानी थी ना, तो डेट तो थी, बर्थ डेट उनकी थी, बट डेथ डेट उनकी कंफर्म नहीं है. सो व्हाट वर दो सर्कमस्टांसेस, ऐसा क्या हुआ था जो उनकी एक डेथ डेट भी हमको नहीं पता. हमको एक अंदाज़ा पता है कि समवेयर अराउंड फेब्रुवरी और मार्च इन द ईयर 1945 शी डाइड. ऑलराइट. Was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. अब आपको पता लग गया कि ये किन सर्कमस्टांसेस में जो एन फ्रैंक है वो रह रही थी, एंड किन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने ये डायरी लिखी थी. यहाँ से अब हमें हल्का हल्का आइडिया लगना स्टार्ट होता है कि इस डायरी की क्या इंपॉर्टेंस है. ऑलराइट, सो डिटेल में देखते हैं कि वो क्या थी. शी वॉज अ जर्मन बॉर्न, दैट मीन्स शी बिलोंग टू जर्मनी. ऑलराइट, एंड शी वॉज बॉर्न अ जूइश. जूइश क्या होता है? जूइश वो लोग होते हैं जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं. जुडाइज्म इज अ रिलीजन, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिखिज्म, ऑल दीज रिलीजन्स आर देयर. तो जूइश पीपल आर दोज हु फॉलो जुडाइज्म रिलीजन. ऑलराइट, और वो कहाँ थे उस टाइम पे जब वो डायरी उन्होंने लिखनी स्टार्ट करी? वो थी हाइडिंग में, मतलब वो छुपे हुए थे. किस दौरान? जब जर्मन ऑक्यूपेशन चल रहा था. ऑक्यूपेशन मतलब किसी चीज़ को कैप्चर करके उस पर अपना हक जमा लेना. ऑलराइट, तो जर्मनी जो है वो क्या कर रही थी? अपना ऑक्यूपेशन कर रही थी, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन थी, और वो क्या कर रहे थे? कैप्चर कर रहे थे नेदरलैंड्स को. ऑलराइट, और वहाँ पे वो किन किन के साथ में हाइडिंग में थी? 4 उनके फ्रेंड्स के साथ में और फैमिली के साथ में एम्स्टरडैम में. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पक्का पता होनी चाहिए, और इनको हाईलाइट करके आप पक्का अपने बुक में मेंशन कर लो. ऑलराइट, किसी भी चीज़ से हाईलाइट कर लो, या फिर आप साइड में इनको लिख भी सकते हो. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको ग्रीन से हाईलाइट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है. शी वॉज विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स. ठीक है, और वो कहाँ पे थी? द प्लेस. ऑलराइट, और किस दौरान थी? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान थी, जहाँ पे जर्मनी किस पे ऑक्यूपाई कर रहा था? किसको ऑक्यूपाई कर रहा था? नेदरलैंड्स को. ऑलराइट, ठीक है. हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी, but were trapped when the Nazi occupation extended into Netherlands. अब यहाँ पे क्या है? वर्ड आता है एक नाजी वर्ड. नाजी एक कह सकते हैं एक तरीके की कम्युनिटी थी जो अपने आप को सुपीरियर फील करते थे. जैसे हम अभी क्या पढ़ के आए थे? नेल्सन मंडेला में हम पढ़ के आए थे, वेयर वाइट सुप्रीमेसी वॉज देयर एंड दे वर सप्रेसिंग ब्लैक पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस. और यहाँ पे क्या था? नाजीज जो थे वो अपने आप को प्योर रेस मानते थे, आर्यन रेस मानते थे, और वो जूस को क्या करते थे? ऑप्रेस करते थे. ठीक है, तो यही नाजी रूल जो है वहाँ पे डोमिनेंट था जर्मनी में उस टाइम पे. ऑलराइट, और एम्स्टरडैम क्यों शिफ्ट हुए थे? क्यों मतलब जा रहे थे उधर उनकी जो फैमिली थी एन फ्रैंक की? बिकॉज उनको लगा कि यहाँ पे आके हम सेफ हो जाएंगे. लेकिन वो फंस गए ऐसी जगह में व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या हुआ? जर्मनी वाज टेकिंग ओवर नेदरलैंड्स एज वेल. और क्या हुआ कि जो पूरा जो क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन था, और ये जो वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन थी, वो कहाँ पे एक्सटेंड हो गई? नेदरलैंड्स में भी शिफ्ट हो गई. ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट, as persecution against Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office.
बिल्डिंग। परसिक्यूशंस का मतलब क्या होता है? इल ट्रीटमेंट। क्या होता था? ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी को ऑप्रेस करते हो तो आप उनका इल ट्रीटमेंट करोगे, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत वगैरह तो नहीं दोगे, है ना। सो यही एक चीज़ हो रही थी यहाँ पे, जब नाजीज जो थे, जो आर्यन रेस अपने आप को समझते थे, वो क्या करते थे? वो ऑप्रेस करते थे किनको? जूइश लोगों को, क्योंकि वो सोचते थे कि जूइश पीपल आर इन्फीरियर टू देम। ऑलराइट, जो इल ट्रीटमेंट था वो बढ़ गया था जूइश पीपल के अगेंस्ट। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी फैमिली थी, क्योंकि वो खुद जूइश थे, वो हाइडिंग में चले गए। कब? जुलाई 1942 में। और कहाँ पे वो छुप गए? जाके एन फ्रैंक के फादर के ऑफिस में। और फादर का नाम क्या है? ऑटो फ्रैंक। और उनकी ऑफिस बिल्डिंग में वो जाके वहाँ पे छुप गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, सोचो 2 साल वो हाइडिंग में रहे, एक ही बिल्डिंग, क्या पता कितना कन्फाइंड रहा होगा, वो बेसमेंट होगा, नीचे ही रहना पड़ेगा ना, ऊपर तो घूम नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, है ना। कैसे ना कैसे करके वो अपने सप्लाईज लाते होंगे, खाने पीने का ध्यान रखते होंगे, मेडिकल सप्लाईज लाते होंगे। तो ये सब करते करते उनको कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. अब यहाँ पे हमें 3 जो हैं कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम हमें पता चल गए हैं। पहला जो कि फादर है, फादर ऑफ एन फ्रैंक, जिनका क्या नाम है? ऑटो फ्रैंक। ऑल राइट। और जो ऑथर हैं, जो लिख रही हैं, उनका नाम क्या है? एन फ्रैंक। और उनकी सिस्टर, उनका नाम क्या है? मार्गो फ्रैंक। अब टी यहाँ पे साइलेंट है, आप बोल के भी बोलना चाहते हो ताकि आपको याद रहे ढंग से, तो आप मार्गोट भी बोल सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पे पता चल गया। तो अभी तक हमें पता है कि एम्स्टरडैम के अंदर वो 2 साल तक छुपे रहे, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि द ग्रुप वॉज बिट्रेड, मतलब किसी ना किसी तरीके से मतलब उनको धोखा मिला या इन्फॉर्मेशन नाजीज तक पहुंच गई एंड दे वर कैप्चर्ड। और कहाँ पे उनको डाल दिया गया? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं? अ प्लेस वेयर पीपल और यहाँ पे स्पेसिफिकली हम जूज लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जूज वर इम्प्रिजन्ड एंड पनिश्ड। क्या करते थे? उनको मास लेवल पे बहुत सारे लोगों को, एक बहुत ही ज़्यादा, नाम से कैसे पता चल रहा है? देखो, कॉन्सेंट्रेशन कैंप मतलब कंसंट्रेट करके बहुत भारी मात्रा में क्या किया जाता था? बहुत सारे लोगों को एक जगह पे बंद करके रखा जाता था और उनके साथ में बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट होता था, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा सा दिखता था कंसंट्रेशन कैंप। और ये जो भी एरिया होता था, दिस वाज ऑल बार्ब्ड वायर्स होते हैं जिसमें ऐसे तार से निकले रहते हैं। पीपल वर कॉन्सनट्रेटेड ओवर देयर, और उनके साथ में बहुत सारी गलत चीज़ें करी जाती थी। फिर वहाँ पे जाके एन शी डाइड ऑफ टाइफस। टाइफस क्या है? एन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और इन बर्जन बेल्सन मीन्स उस जगह का नाम है, ये एक नाजी कैंप है, उस कॉन्सेंट्रेशन का कैंप का नाम है जहाँ पे एन और उनकी फैमिली को ले जाया गया था। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। अब यहाँ पे विद इन डेज ऑफ सिस्टर का क्या मतलब है? दैट हर सिस्टर ऑल्सो डाइड। और उनकी जो सिस्टर हैं वो पहले उनसे चली गई, और उन्हीं के कुछ दिनों बाद एन फ्रैंक ऑल्सो डाइड, ठीक है, ऑफ द डिजीज टाइफस। ऑलराइट, next, her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. और उस concentration camp से, उस war like situation के दौरान क्या हुआ? एक ही इंसान बचा, और उनका कौन थे वो इंसान? जो एन फ्रैंक के फादर थे, और उनका नाम था ऑटो फ्रैंक, ठीक है। और जब वॉर एंड हो गई, वो क्या हुआ? वो एम्स्टरडैम में गए, उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने 2 साल गुजारे थे हाइडिंग में। वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि जो डायरी थी इट हैड बीन सेव्ड, और उसको किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था। या फिर वॉर लाइक सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती थी, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो इंटैक्ट थी।
convinced that it was unique, that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. और उनको he was convinced, उनको पक्का ये यकीन था कि ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ है, यूनिक रिकॉर्ड है. किस चीज़ का? उनके उस टाइम के पूरे सर्वाइवल का, उस टाइम पे जो उन्होंने इतना डिफ़िकल्ट टाइम काटा. और वर्ड टू वर्ड देखो, अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप अपने पूरे एक साल का सार लिख दो कि हाँ आपने क्या क्या किया था, तो आप मोटे मोटे छोटे छोटे इवेंट्स को आप इग्नोर करके क्या करोगे, मेजर मेजर इवेंट्स को लिख दोगे, राइट? कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, हम वहाँ गए थे. बट व्हेन अ पर्सन इज राइटिंग डेली और 2 डेज में लगातार या फिर 1-2 दिन छोड़ के भी लिख रहे हैं, तो एक उसमें जो डिटेल है, अटेंशन ऑफ टू डिटेल है, वो बहुत ज़्यादा होती है. तो सोचो उस रिकॉर्ड की क्या कीमत रही होगी उस टाइम में, और उसी कीमत को किसने आइडेंटिफाई करा? उनके फादर ने. और कीमत यहाँ पे पैसे से नहीं है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द इमोशनल वैल्यू. और उस नॉलेज बेस की यहाँ पे बात हो रही है, उस वैल्यू की बात हो रही है जो एन फ्रैंक की डिटेल डायरी में थी. और उन्होंने क्या करा, उसको इंग्लिश में पब्लिश करवाया. किस नाम से? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. और उन्होंने क्या किया था, अपनी एक फ़ोटो भी लगाई थी उस डायरी में, ठीक है? और उसके नीचे उन्होंने क्या लिखा था? दिस इज़ अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम. वो ऐसी ही दिखना चाहती थी पूरा टाइम, इनोसेंट, ब्यूटिफुल एंड अ काम लुकिंग फेस. देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड. अब यहाँ पे हो सकता है वो थोड़ा सार्किस्टिकली भी, मतलब जैसे आप आगे पढ़ोगे ना, तो शी इज़ अ वेरी विटी गर्ल, शी इज़ अ वेरी क्वर्की गर्ल एंड बहुत ह्यूमरस तरीके से वो बात करती हैं. तो मे बी हो सकता है वो यहाँ पे भी सार्कास्टिकली बोल रही हूँ कि मैं अगर इतनी ही अच्छी, इतनी ही इनोसेंट और इतनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ में पूरे टाइम दिखूँ, तो क्या पता मैं हॉलीवुड में भी जा सकूँ, ठीक है? या फिर शी वॉज जेन्युइनली शी जेन्युइनली हैड अ ड्रीम टू गो इन हॉलीवुड एंड बिकम एन एक्ट्रेस. ऑलराइट, सो this was the picture she posted of herself in her diary. all right, और ये कब उन्होंने पेस्ट करी थी? 10th of October 1942 में, ठीक है? सो दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ताकि आपको पता रहे कि कब कौन से इवेंट्स हुए थे, किस ऑर्डर में हुए थे. ऑलराइट, अभी तक हमने क्या देखा? वी वर रीडिंग अबाउट द चैप्टर, कि चैप्टर में क्या है. अब आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. दिस इज द एक्सर्प्ट दैट हैज़ बीन टेकन. अच्छा, अभी आगे है, थोड़ा और पढ़ रहे हैं, अभी हम एक बार देख लेते हैं. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st of August 1944. तो कहाँ से? मतलब जून 1942 से अगस्त 1944, मतलब अ रफ स्पैन ऑफ 2 years में सारे इवेंट्स. और क्रॉनिकल्स का मतलब क्या होता है? A historical account of events arranged in order. अब जैसे आप क्या करो, डेली के डेली ऑर्डर में चीज़ें लिखो. अगर आप हफ्ते भर की कोई चीज़ लिख रहे हो, तो आप पहले हो सकता है सैटरडे की चीज़ लिख दो, फिर आप मंडे की चीज़ लिख दो. बट ये जो डायरी है वो क्या है? क्रॉनिकल फॉर्म में है, क्रॉनिकल्स हैं. क्या है? मतलब कि आपने हिस्ट्री का रिकॉर्ड लिखा है, बट आपने एक ऑर्डर फॉलो किया है एंड उसमें आगे पीछे नहीं है. इट हैज़ बिन फॉलोड बाय एन ऑर्डर, और वो उसी सीक्वेंस में बताया गया है. और कितने टाइम, कितने ड्यूरेशन में लिखी गई है डायरी? 2 साल में, रफली 2 साल में. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस. और डच लैंग्वेज में एन फ्रैंक की जो लैंग्वेज थी वो डच थी, उन्होंने डच में ही लिखी थी वो जो डायरी थी. लेकिन फिर उसको क्या किया? वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया एंड इट बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. और क्या हुआ? क्या बन गई वो? इट वॉज अ वाइडली रेड एंड इट वॉज वेरी पॉपुलर, और बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा. ऑलराइट, नेक्स्ट. There have also been several films, television and theatrical productions, even an opera based on the diary. होता क्या है, जब आपको एक हिस्टोरिकल इवेंट पता चलता है, जैसे हमने देखा भी है, जैसे बायोपिक्स बनती हैं बॉलीवुड में, है ना? किसी की लाइफ एक्सपीरियंस पे आप मूवी बनाते हो, प्लेज लिखते हो और अडेप्टेशंस बनती हैं. तो इसी तरीके से एन फ्रैंक की जो डायरी है, उनसे जो एक्सपीरियंसेस मिले, उनके ऊपर भी बहुत सारी मूवीज़ और थिएट्रिकल प्रोडक्शंस बनाए गए थे. Alright, described as the work of a mature and insightful mind, though she was just 13 years old and मतलब 2 साल के बाद तो कुछ टाइम बाद तो उनकी डेथ भी हो गई थी. She was just a young girl, roughly she was 15 years old when she died. Alright, तो
उनको उस बुक के कंटेंट्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, मैच्योर और इनसाइटफुल, मतलब इनसाइटफुल मतलब दूरदर्शी होना, आपको नॉलेज होना, आपके आसपास की चीज़ों को अडाप्ट कर पाना और नॉलेज को सोक इन कर पाना, दीज ऑल वर द क्वालिटीज़ जो झलकती थी उस राइटिंग से जो डायरी में थी. The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. और जब नाजी का पूरे नाजी जो कम्युनिटी थी, जो लोग थे सारे, उनका जब ऑक्यूपेशन चल रहा था पूरे जर्मनी में, वो क्या कर रहे थे, सब जगह ऑक्यूपाई कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, अपनी जो भी उनको क्या बोल सकते हैं, ऑपरेशन करना था, परेशान करना था, इवन मास मर्डरिंग भी करनी थी, वो सब कुछ वो उस टाइम पे कर रहे थे. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से आप जो अप्रेस्ड हो उनकी लाइफ कैसी है, उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें इसमें मिलता है. एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम. और हॉलोकॉस्ट क्या है, एक हॉलोकॉस्ट एक इवेंट है, मास मर्डर ऑफ द जूज. मतलब क्या है, एक इवेंट था जिसमें क्या है, बहुत ही हाई, लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल डाइड एट द हैंड्स ऑफ नाजीज, और इसी इवेंट को हॉलोकॉस्ट बोला जाता है. और एन फ्रैंक जो हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर, मतलब इन्हीं जानी मानी कैरेक्टर बनी जिनके बारे में बात किया जाता है, जो कि एक हॉलोकॉस्ट विक्टिम रही थी. ऑलराइट, अब जो है वो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है. पहले हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है. तो अभी हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो गया, मतलब दिस इज द डायरेक्ट एक्सर्प्ट फ्रॉम द डायरी जो उन्होंने लिखी है. अभी तक हम डिटेल में ये देख रहे थे कि ये डायरी किस बारे में है, एन फ्रैंक कौन है और क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें ये डायरी लिखी गई. ठीक है जी. राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. क्या कह रही हैं वो, और उनकी जो डायरी है वो कुछ कुछ इस तरीके से दिखती थी. ऑलराइट, यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ. तो वो क्या कह रही हैं कि डायरी में लिखना मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है. उनको उस टाइम पे मे बी बिकॉज ऑफ द गिवन सिचुएशन, जिस तरीके से वो रह रहे थे, इट वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी सेटिंग, राइट. वो बस सर्वाइव कर रहे थे उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर. तो मे बी उनको ऐसा लग रहा था कि अभी इस टाइम पे या फिर जनरली मेरे लिए डायरी लिखना बहुत एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. तो अब वो क्या कर रही हैं, वो रीज़न बता रही हैं कि क्यों ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. पहला तो रीज़न ये है कि सिर्फ ये रीज़न नहीं है, वो कह रही हैं कि मैंने कभी लिखा नहीं है आज से पहले, मैं कभी लिखती नहीं हूँ इस तरीके से डायरी को, बट ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके किसी 13-year-old की डायरी में शायद मुझे ही इंटरेस्ट ना रहे, मेरी ही डायरी में, तो किसी और को क्या होगा. म्यूजिंग्स का मतलब क्या होता है, थॉट्स, या फिर आप जो भी चीज़ें सोचते हो, और एक्सटेंडेड वर्जन में आप ये भी सोचते हो कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप फ्यूचर प्लान करते हो. सो दीज आर ऑल नोन एज म्यूजिंग्स. ऑलराइट, तो किसी 13-year-old की जो बच्ची है उसकी म्यूजिंग्स में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, उसके थॉट्स में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा. और वो कह रही है कि किसी और को तो नहीं होगा, वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या पता मुझे खुद भी इंटरेस्ट ना रहे आगे जाके पढ़ने में. ओ वेल, इट डजेंट मैटर. अगली ही लाइन में उन्होंने क्या सोचा कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा, कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और यहाँ पे क्या बोल रही हैं वो कि आई फील लाइक राइटिंग, मेरा मन तो है कि मैं लिखूँ अपनी जो भी मैं डेली फेस कर रही हूँ, जो भी है मेरा लाइफ है. एंड इवन ग्रेटर नीड, और उससे भी ज़्यादा उन्हें क्या ज़रूरत है कि उनकी जैसे ऑफ माई चेस्ट का मतलब क्या होता है, दैट रिलीविंग वंस माइंड बाय कन्फेसिंग. मतलब ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ है जो आपकी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, तो आप उसको किसी को बता देते हो, है ना, उसको कहते हैं गेटिंग इट ऑफ योर चेस्ट. आप अपने जो दुख है वो बांट लेते हो किसी से, या फिर आप अपने थॉट्स किसी से शेयर कर लेते हो, तो आपका मन हल्का हो जाता है. मन हल्का कर लेना, है ना. तो वही चीज़ वो कह रही हैं कि अभी मुझे ये ज़रूरत है कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं अपना मन हल्का करना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट टू गेट ऑल दोज थिंग्स ऑफ माई चेस्ट बाय राइटिंग इट इनटू अ डायरी. ऑलराइट, नेक्स्ट. Paper has more patience than people. Such an insightful statement. क्या आप
सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इंसाइटफुल चीज़ है, बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं लिख पाते ऐसी चीज़ें या सोच पाते, बट वो कह रही हैं दैट पेपर के पास जो है ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से, जो उनके आसपास या कोई भी जनरली लोग हैं उनके मुकाबले पेपर में वो ज़्यादा धैर्य है, पेशेंस है. क्यों? I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब ये जो थॉट है उनके मन में एक ऐसे दिन पे आया था जिस दिन वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी. किस वजह से? और शी वॉज ऑल्सो वेरी बोर्ड ऑल्सो, और शी हैड हर चिन इन माई हैंड्स. मतलब जो अपने चिन होते हैं वो ऐसे करके नहीं बैठ जाते, व्हेन यू आर बोर्ड एंड ऐसे आप बैठ जाते हो चुपचाप से. बोर्ड एंड लिस्टलेस. लिस्टलेस का मतलब क्या है? विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट. आप किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है. कोई कोई दिन होते हैं ना मन करता है बस पड़े रहो. सो इट वॉज सम काइंड ऑफ दैट डे. ठीक है. और वो वंडर कर रही थी, वो सोच रही थी कि क्या मुझे अंदर ही रहना चाहिए या फिर मुझे बाहर चले जाना चाहिए. आई फाइनली स्टेड वेर आई वॉज. और क्या हुआ? इतना सब कुछ सोचने के बाद में परेशान होने के बाद में, डिप्रेस होने के बाद में उन्होंने सोचा कि मैं यहीं पे, आई विल स्टे हियर ओनली, मैं यहीं रहूँगी. वेर आई वॉज ब्रूडिंग. और ब्रूड कर रही थी वो, मतलब वो उसी जगह पे रहने वाली हैं जहाँ पे शी वॉज ब्रूडिंग. ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? इंगेज्ड इन और शोइंग डीप थॉट अबाउट समथिंग दैट मेक्स वन सैड. मतलब वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रही थी जिससे वो उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुँच रहा था. शी वॉज वेरी सैड अबाउट इट, शी वॉज अपसेट अबाउट इट. ठीक है. और वो चुपचाप उसी के बारे में सोच रही थी. तो इस पूरे एक्ट को, इस पूरे सोचने के एक्ट को क्या कहते हैं? ब्रूडिंग. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make much of a bit of a difference. तो वो कह रही है कि yes, पेपर के पास क्या होता है? बहुत सारा पेशेंस होता है. मतलब पेपर आपको कभी पलट के ये नहीं कहेगा कि अरे यार क्या बोर मार रहा है, कैसी कैसी बातें बोल रहा है, वाई आर यू सो सैड, आप इतना दुखी वाली बातें कर रहे हो, आप मेरे को भी सैड कर रहे हो. ऑब्वियसली बात है, पेपर क्या है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, वो आपको नहीं कुछ बोलेगा. बट फिर भी शी फील्स कि अभी उसको पेपर एक ऐसी कंपेनियनशिप दे रहा है जो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो उनको पलट के कभी ये नहीं बोलेगा कि यार आप बहुत ज़्यादा सैड बातें कर रहे हो, प्लीज़ डोंट टॉक दैट मच. ऑलराइट. और वो क्या बोल रही हैं कि मैं अभी, मेरा कोई प्लान नहीं है और आगे भी नहीं होगा शायद, कि ये जो स्टिफ बैग्ड नोटबुक है, मतलब जो फट्टे, जो जो गत्तेदार नोटबुक्स होती हैं, एक तो होती है नॉर्मल नोटबुक्स होती हैं और एक होती हैं गत्तेदार नोटबुक्स होती हैं, जिनको हम ग्रैंडली, मतलब उसको थोड़ा सा ग्रैंडिफाई करके हम बोल रहे हैं कि ये एक डायरी है. वैसे तो ये एक नोटबुक है जिसके आगे पीछे गत्ते लगे हुए हैं, बट हम उसको ग्रैंडली रेफर करते हैं कि क्या बोल के? डायरी बोल के. अनलेस, क्या पता मुझे कभी एक रियल फ्रेंड मिल जाए जिससे मैं ये सब शेयर करूं. तो इन सब सारे सिनेरियो में इतना कुछ ज़्यादा मतलब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता कि मैं इस डायरी में क्या क्या लिखती हूँ. ऑलराइट. नेक्स्ट. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब मैं उस पॉइंट पे वापस आ गई हूँ जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया था. प्रॉम्प्ट मीन्स टू मेक समबडी डू समथिंग. ऑलराइट. दैट मीन्स मेड मी. ठीक है. उस पॉइंट पे मैं वापस आ गई हूँ जिसने मुझे मजबूर किया था, जिसने मेरे मन को ऐसे पुश फॉरवर्ड किया था कि येस, यू शुड कीप अ डायरी. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. ये वो पॉइंट था कि जिसने उनको प्रॉम्प्ट किया था, जिसने उनको फोर्स किया था कि आप एक डायरी रखो. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड. उनके पास कोई भी उनका फ्रेंड नहीं था, सहेली, सहेले, जो भी आप कहना चाहो, कोई नहीं थी जिनसे वो अपनी मन की बात कर सके. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब क्या है, वो कह रही हैं कि मैं अब थोड़ा सा और आपको समझा देती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ. ऑलराइट. कि क्योंकि अब मैं एग्जैक्टली तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत ज़्यादा अलोन हूँ, मैं अकेली हूँ इस पूरी दुनिया में. ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शी इज़ सराउंडेड विद हर फैमिली. एंड कौन बिलीव करेगा कि 13-year-old जो बच्ची है जिसकी फैमिली आसपास में है वो अकेली है किसी भी तरीके से. एंड आई एम नॉट. वो यहाँ पे अग्री भी कर रही हैं कि नहीं, एक्चुअल में मैं अकेली नहीं हूँ.
ठीक है। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। और यहाँ पे क्या है, उनके पास एक बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं उनके पास, और एक 16-year-old सिस्टर हैं, जो उनकी सिस्टर हैं, जो मार्गो हम अभी देख के आए थे, मार्गो फ्रैंक। उनकी एज कितनी है, 16 years। एंड देर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और आसपास में उनके हाइडिंग में साथ में कितने लोग हैं, 30 लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली ऑफ लविंग आंट्स है ना, गुड होम। और एक बहुत अच्छा घर है और बहुत सारी मेरी अच्छी आंट्स हैं। आंट्स आप जैसे वो वहाँ पे क्या होता है, सब आंट्स आप सबको बोलते हो, जैसे हम अपने यहाँ मौसी, मामी, चाची, इन सबको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, वहाँ पे उन सबको आंट्स बोला जाता है। ऑलराइट। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। और ऑन द सर्फेस, अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए, बाहर से देखा जाए, तो मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन बस एक मेरी कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है जिनसे मैं अपने सारे मन की बात कर सकूं। जैसे आप बेस्ट फ्रेंड कहते हो जिसको आप कुछ भी बता देते हो, आपको कोई डर नहीं होता कि यार ये मुझे जज करेंगे या फिर और कुछ सोचेंगे या मेरी बातें किसी को बता देंगे। तो उसी तरीके की जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी बात कर रही हैं कि उनके पास नहीं है। All I think about when I'm with friends is having a good time। और जब भी मैं अपने ये वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ में होती हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि आई शुड हैव अ गुड टाइम, अच्छा टाइम्स में फन इंजॉयबल टाइम मैं उनके साथ में स्पेंड करूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। और क्या है, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, मतलब मैं खुद से बोल नहीं पाती हूँ, मैं खुद से उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ जो चीज़ें मैं एक्चुअल में बोलना चाहती हूँ, बट रादर मैं क्या बोलती हूँ, सिंपल ऑर्डिनरी चीज़ें जो डेली की होती हैं, आसपास में जो हो रही है, मैं उसी को डिस्कस करती हूँ उनके साथ में। We don't seem to be able to get any closer। और क्या है, ऐसा नहीं प्रतीत होता है, ऐसा नहीं दिखता कि हम उन ऊपरी तौर की बातों को करके, बाहर की बातों को करके बहुत ज़्यादा क्लोज आ पा रहे हैं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। और यही जो प्रॉब्लम है जो उनको लग रही है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज फील नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज जो मैं एक्चुअल में सोचती हूँ मैं उनसे उसके बारे में बात नहीं कर पाती। Maybe it's my fault that we don't confide in each other। अब confide का मतलब क्या है, to tell personal things privately to a person that one trusts। तो आप चुपचाप से क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा लोगों को जब कोई आपकी एक इंटरनल चीज़ हो, आपका कोई सीक्रेट हो, वो आप कन्फाइड करते हो किसी में, मतलब आप किसी को बताते हो प्राइवेटली। ऐसे नहीं कि ग्रुप में बैठ गए और फिर यहाँ बता रहे हैं चिल्ला के कि नहीं मैं तो इसमें कन्फाइड कर रहा हूँ, बट हो गया रहा है आप सारे ग्रुप को बता रहे हो, लेकिन आप कन्फाइड 1 या 2 मैक्स टू मैक्स बंदे में करते हो एंड अपना कोई सीक्रेट उनको बताते हो चुपचाप। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रही है, मे बी, हो सकता है ये मेरी गलती है कि हम एक दूसरे में कन्फाइड नहीं कर पाते, हम एक दूसरे से अच्छे से मतलब क्लोज तरीके से बात नहीं कर पाते। In any case, that's just how things are and unfortunately they are not liable to change। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखा जाए तो एक यूजुअली जो एक नॉलेज या फिर एक इंटेलिजेंस कोशंट जिन लोगों का ज़्यादा होता है, वो अपने ही इंटेलिजेंस कोशंट के लोगों के साथ में बात कर पाते हैं। मतलब जैसे हम IQ की बात करते हैं, राइट, तो आपका जितना IQ है, आप क्या किसी कम IQ वाले बंदे से, या जिसका इमोशनल लेवल या फिर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल पे नहीं है, तो आप जल्दी से उससे बात नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे एन फ्रैंक वही कह रही हैं कि मे बी हो सकता है ये मेरी ही गलती है कि वो मुझसे कन्फाइड नहीं कर पाते और मैं उनसे कन्फाइड नहीं कर पाती। और यहाँ पे दे आर नॉट लायबल टू चेंज, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो चेंज हो, ठीक है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और इसी वजह से, इन सारे सिनेरियो को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं अपनी सारी बातें जो हैं वो डायरी में लिखूंगी। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। अब वो क्या कह रही है कि अब क्या है ना, वो हमेशा से एक ऐसे फ्रेंड का वेट कर रही थी जिनसे वो सब कुछ चीज़ें शेयर करें, ऑलराइट। और अब क्या है, अब एक वो लॉन्ग अवेटेड, मतलब बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी, तो मैं उस फ्रेंड की क्या करना चाहती हूँ, एक इमेज इन्हांस करना चाहती हूँ। मैं बस ऐसे नहीं सोचना चाहती कि हाँ चलो एक ये फ्रेंड है, मैं उसकी इमेज इन्हांस करना चाहती हूँ, मैं उसको इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ मेरे इमेजिनेशन में, क्योंकि ये तो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, बट फिर भी मैं अपनी इमेजिनेशन में क्या करना चाहती हूँ, उसको रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, उसकी इमेज को मैं इन्हांस करना चाहती हूँ। और क्या है, ज़्यादातर जो दूसरे लोग हैं, जैसे वो डायरी लिखते हैं, डेली का जो भी हुआ वो पटपट करके उन्होंने लिख दिया कि आज मैंने ये खाया, आज मैं वहाँ गया, इस तरीके से मैं जो
वो जो डायरी है मैं उसको नहीं लिखना चाहती हूँ. मैं ऐसे ही उस डायरी को लिखूँगी जैसे कि मैं किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, अपने उस क्लोज फ्रेंड से बात कर रही हूँ. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और क्या है कि मैं उस फ्रेंड का नाम जो है वो रखूँगी किटी, और इस डायरी को ऐसे ही लिखूँगी जैसे मैं किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब जैसे आगे जाके हो सकता है कि वो सोच रही हैं कि इस डायरी को अगर कोई पढ़ेगा, या फिर किटी खुद नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि किटी क्या एक नई फ्रेंड है उनके लिए, है ना. तो वो किटी को समझाना चाहती हैं, और जो रीडर्स हैं आगे जाके उनको वो बताना चाहती हैं कि अब मैं आज से ही बिल्कुल अगर मैं स्टार्ट कर दूंगी लिखना तो किसी को कुछ भी मेरे लाइफ के बारे में समझ नहीं आएगा, और डायरी में जो भी लिखा है उसकी कोई रेफरेंस उनको समझ में नहीं आएगी. तो मैं क्या करती हूँ, एक ब्रीफ स्केच दे देती हूँ अपनी लाइफ का, मतलब एक छोटी सी स्टोरी फॉर्म में बता देती हूँ फटाक से कि यार अभी तक जहाँ मैं अभी बैठी हूँ अभी तक ये सब चीज़ें हुई हैं. And as much as I dislike doing so, or maybe because of the circumstances, she doesn't like to talk about her life that much. जैसी सिचुएशन में वो हैं, आसपास में जो भी डोमिनेंस चल रहा है, परेशानियाँ चल रही हैं, उसकी वजह से, या फिर मे बी शी वॉज अ प्राइवेट पर्सन, वो क्या है, वो बात करना नहीं चाहती थी अपनी लाइफ के बारे में. बट बिकॉज किटी एज हर न्यू फ्रेंड एंड ऑल्सो टू द फ्यूचर रीडर्स, शी वॉन्टेड कि एक ब्रीफ स्केच में अपनी लाइफ के बारे में यहाँ पे स्टोरी बता दूँ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ. ठीक है. माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. तो उनके जो पापा हैं, उनके शी थॉट कि वो सबसे ज़्यादा अच्छे पापा हैं, राइट. उन्होंने अपने जितने भी फ्रेंड्स देखे होंगे, अपने जितने भी रिलेटिव्स देखे होंगे, उनमें उनको लगता है कि मेरे पापा सबसे बेस्ट हैं, जैसा ज़्यादातर लोगों को लगता है. ऑल राइट. डिडंट मैरी, उन्होंने क्या है अपनी मम्मी से, उनकी जो मम्मी है एन फ्रैंक की जो मम्मी है, उनसे शादी नहीं करी थी जब तक कि जो ऑटो फ्रैंक है उनके फादर हैं, उनकी एज क्या नहीं थी, 36 नहीं थी, एंड उनकी मदर की एज क्या थी, 25. सो दे गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 36 एंड 25 रिस्पेक्टिवली. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. और 1926 में क्या हुआ, मार्गो का जन्म हुआ, जो कि एन फ्रैंक की बड़ी सिस्टर हैं. I was born on 12 June 1929. So there was a 3-year gap between the two kids. All right, जो 3 साल बड़ी थी उनकी सिस्टर. I lived in Frankfurt until I was 4. और फ्रैंकफर्ट में वो कितना साल तक रही, जब तक वो 4 साल की नहीं होगी. That means up until 1933. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. और उसी साल में क्या हुआ, उनके जो फादर हैं वो क्या हुए, एमिग्रेट कर गए. मतलब जैसे आप जहाँ पे रह रहे होते हो और उस जगह को छोड़ के, उस कंट्री को छोड़ के आप क्या कर रहे हो, आप कहीं और शिफ्ट हो जा रहे हो, तो उसे कहते हैं एमिग्रेशन. ठीक है. आप अपने बारे में एमिग्रेशन बोलोगे, और मान लो अगर किसी और कंट्री से आपके यहाँ कोई आके शिफ्ट हो जाता है तो आप बोलोगे कि उन्होंने इमिग्रेट किया है, वो बाहर से यहाँ पे आए हैं. ऑल राइट. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जैसे भी आप कहना चाहो, ठीक है. और मदर का नाम क्या है, ईडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. और क्या हुआ, उनके मम्मी पापा जो हैं वो किधर शिफ्ट हो गए, हॉलैंड शिफ्ट हो गए. वाइल मार्गो एंड आई वाज सेंट टू एकिन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर. और एकिन क्या है, एकिन, आचन, वट एवर यू वॉन्ट टू रीड इट, इज़ अ सिटी इन जर्मनी. वहीं पे पास में ही उनकी ग्रैंड मदर रहती थी. तो पेरेंट्स जब आपके हॉलैंड शिफ्ट हुए, वहाँ पे क्या हुआ, उनके जो बच्चे हैं दोनों, एन फ्रैंक और मार्गो फ्रैंक, उनको क्या किया, उन्होंने ग्रैंड मदर के पास में भेज दिया. सो अगर आप रफली वो देखोगे ना, मैप देखोगे, तो आपका जो जर्मनी है एंड नीदरलैंड्स है, दे आर लाइक नेबर्स. ऑल राइट. और नीदरलैंड्स भी थोड़ा बड़ा ही है. तो देखा जाए तो हॉलैंड जो है ना, इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स एन एरिया. ठीक है. नीदरलैंड्स के ही एक्सटेंडेड एरिया को बोला जाता है आपका हॉलैंड. ऑल राइट. जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर कि यहाँ पे किधर से कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जर्मनी में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जूस को लेके. सो दे वांटेड टू शिफ्ट आगे आगे करके वो नीदरलैंड्स के साइड में शिफ्ट हो रहे थे. ऑल राइट. और उसी टाइम पे वो पकड़े गए व्हेन दे वर इन एम्स्टरडैम, बिकॉज जो वॉर के टाइम पे क्या हो रहा था, जर्मनी वॉज ऑल सेट टू ऑक्यूपाई नीदरलैंड्स. मार्गो वेंट टू हॉलैंड इन December एंड आई फॉलोड इन February. तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मार्गो कब चली गई,
पेरेंट्स कब गए थे? सितंबर में गए थे, ठीक है। और उसके ही कुछ टाइम बाद दिसंबर में मार्गो चली गई हॉलैंड, और फिर अगली फरवरी जो आई साल की, वहाँ पे एन फ्रैंक भी चली गई अपने फैमिली के पास में। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गो। अब यहाँ पे शी इज लाइक काइंड ऑफ जोकिंगली सेइंग, ऐसे हम जाते हैं ना किसी पार्टी में और हम क्या करते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, ऐसे हम टेबल पे पट करके रख देते हैं ना कि लो हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। सो इसी तरीके से वो कह रही हैं कि मुझे क्या किया गया, बिकॉज इट वॉज अ बर्थडे मंथ, तो मुझे ऐसे बर्थडे प्रेजेंट की तरीके से वहाँ पे पटक दिया गया अपनी सिस्टर के लिए। I started right away at the Montessori Nursery School. अब Montessori Nursery School क्या होता है? Education that involves free activity in a set environment. ठीक है, एक सेट एनवायरनमेंट बनाया जाता है, एक क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट वहाँ पे बच्चों के लिए। और वहाँ पे क्या है ना, आपको ऐसे किताबों से नहीं पढ़ाते हैं, उनको एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाते हैं। ऑलराइट, तो आपको इससे एग्जांपल पता लग रहा होगा कि दैट दे आर लर्निंग बाय डूइंग थिंग्स। तो इसी तरीके से मॉन्टेसरी जो नर्सरी स्कूल था उसमें उनको रखा गया और उनमें पढ़ाई स्टार्ट कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, at which time I started in the first form. अब फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, तो उन्होंने उनके यहाँ पे फॉर्म बोले जाते हैं। ऑलराइट, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म पे स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट कर ली। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस। और जब वो ऐसे धीरे धीरे करके वो क्या हुआ, वो अपने 6th फॉर्म में पहुंची, अपने 6th लेवल पे पहुंची पढ़ाई के। उनकी जो टीचर थी उनका नाम था मिसेस क्यूपरस और वो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और क्या हुआ जब वो साल ख़त्म हुआ, क्योंकि वो हेड मिस्ट्रेस थी वहाँ पे और वो 6 साल से वो बच्चे वहीं थे। सो एन फ्रैंक वॉज वेरी इमोशनल एंड वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी अपनी हेड मिस्ट्रेस से, और ऑल्सो द हेड मिस्ट्रेस वॉज अटैच टू द किड्स एज वेल। सो इट वॉज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फेयरवेल था उनके लिए। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. तो क्या हुआ 1941 में, क्या हुआ, उनकी जो ग्रैंड मदर हैं उनका जो मतलब वो क्या नाम है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई किसी वजह से, एंड उसके बाद उनका एक ऑपरेशन हुआ। इसीलिए उनका जो बर्थडे है, जो एन फ्रैंक का बर्थडे है, वो बहुत हल्के तरीके से मनाया गया, बहुत ज़्यादा शोशाबाजी या फिर सेलिब्रेशन नहीं किया गया। ग्रैंडमा डाइड, सी इन लाइन से पता चलता है दैट शी इज़ अ किड ओनली, राइट। तो वो अपने जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है लाइफ में उनके लिए क्या है, जैसे बर्थडे उनके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तो यहाँ से एक पता लगता है कि वो शी वॉज अ किड ओनली, दो शी वॉज मेच्योर, बट उनकी जो फोकस वाले इवेंट्स हैं वो उनके बर्थडे कितना इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनके लिए, राइट। सो शी इज़ एक्सप्लेनिंग थ्रू हर बर्थडेज कि कैसे मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ, किस वजह से कम हुआ या किस वजह से ज़्यादा हुआ। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और जो ग्रैंडमा थी उनकी एन फ्रैंक की, वो कब डेथ हो गई उनकी, 1942 जनवरी में। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। और किसी को ये चीज़ नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा उनको मिस करती हूँ और मैं कितना ज़्यादा उनसे प्यार करती हूँ, बिकॉज एज इट सीम्स दैट शी वॉज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। तो वो बहुत ज़्यादा किसी को नहीं बताती थी, उनको लगता था कि कोई समझेगा नहीं। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. और अब जो उनका बर्थडे आया उसमें क्या हुआ कि बहुत अच्छे से थोड़ा सेलिब्रेट किया गया। क्यों? क्योंकि पिछले साल अच्छे से नहीं मनाया गया था। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और उनकी जो ग्रैंड माँ के लिए एक एक होता है ना, एक होमेज पे करते हो आप रिस्पेक्ट के तौर पे, उनके लिए एक कैंडल भी जलाई गई थी वहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट। The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of June 20th of June 1942 and the solemn dedication of my diary. और solemn का मतलब क्या है? फॉर्मल एंड डिग्निफाइड। अब क्या हो रहा है कि अब मैं यहाँ पे अब आपको ले आई हूँ पूरा ब्रीफ स्केच बताते हुए। और अभी क्या है, जो हम 4 लोग हैं हमारी फैमिली के, वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, वी आर डूइंग वेल। एंड और प्रेजेंट डेट उन्होंने बताई कि 20 जून जो मैं आज लिख रही हूँ, और क्या है, एक सॉलम डेडिकेशन, मतलब एक फॉर्मल तरीके से, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं एक दिन लिख दिया 15 दिन नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। नाउ आई एम फुली डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई डायरी। ऑलराइट, डियरेस्ट किटी। अब यहाँ पे वो एकदम प्रॉपर एक्सट्रैक्ट आ गया कि जो वो लिख रही हैं डायरी एंट्री।
Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. अब क्या हो रहा है कि उनकी जो पूरी क्लास है उनमें सब बच्चे बैठे हैं, और क्वेकिंग इन द बूट्स का मतलब क्या है, दैट दे आर शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस. क्या होता है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की मच अवेटेड रिजल्ट होता है, या किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, डर लग रहा होता है, तो क्या होता है, ऐसे कट 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 आपके पैर बोलने लग जाते हैं नीचे से, दे यू ट्रेम्बल विथ फियर. तो वही बात हो रही है कि सबके जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी. दे वर ऑल वेरी अफ्रेड एंड फेयरफुल कि क्या होने वाला था, कि अब जो टीचर्स हैं वो बैठ के डिसाइड करने वाले थे कि अगली मतलब नेक्स्ट फॉर्म में, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में कौन कौन जाएगा और कौन कौन इसी स्टैंडर्ड में रह जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधे से ज़्यादा क्लास क्या कर रही है, शर्तें लगा रही है, बेट्स लगा रही है. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jackus, who have staked their entire holiday savings on their bet. और यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों का मस्ती मजाक चल रहा है, और वो डर भी रहे हैं साथ में, और वो हंस भी रहे हैं किस बात पे, कि ये जो उनके दो और फ्रेंड्स हैं, जो लड़के हैं, इन्होंने क्या किया है, अपनी पूरी छुट्टियों की जो उनकी पैसों की सेविंग्स हैं वो क्या करी है, उन्होंने शर्त में लगा दी है कि कौन पास होगा कौन नहीं होगा. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, और सुबह से लेकर शाम रात तक क्या बात चल रही है, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो एम नॉट, येस यू आर, नो एम नॉट. और क्या होता है, आप कहते नहीं हो, कह रहे तू तो पास हो ही जाएगा यार, तू तो कितना पढ़ता है, या फिर तू तो कितना पढ़ती है, तू तो टॉपर है ना. तो आप क्या करते हो, एक दूसरे को छेड़ते हो, और जो बंदा जिससे ये सब बोला जा रहा होता है वो तो कहता है अरे नहीं नहीं यार, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, पक्का मैं तो फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा. एंड ज़्यादातर क्या होता है, जो टॉपर लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, एंड देन दे फाइनली क्या होता है, वो एकदम टॉप मार देते हैं, बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं, राइट. ठीक है, तो यही एक मतलब एक नॉर्मल सिनेरियो रहता है जो क्लासेस में होता है, वही चल रहा है. तो क्या हो रहा है, इवन जीज pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. अब pleading glances का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत उम्मीद भरी नज़रों से किसी की तरफ देखते हो, आप क्या करते हो, an expression depicting neediness. सब क्या चाहते हैं कि हम पास हो जाएं, हम पास हो जाएं, और बहुत ज़्यादा नीड है उनके आंखों में, दिख रहा है कि बहुत ही ऐसे आप देख रहे हो कि आप प्लीज़ हमें पास कर दो, ठीक है. और क्या हो रहा था, एंग्री आउटबर्स्ट, मतलब उन्होंने समझाया होगा कि ये सब मत करो, चिल्लाओ मत, है ना. एंड ने एकदम आउटबर्स्ट करके गुस्से में चिल्लाया होगा. और जीज का जो ये मतलब जी की जो प्लीडिंग ग्लांसेस थी वो, और जो आउटबर्स्ट था एन फ्रैंक का, वो भी उन सबको काम डाउन नहीं कर पाया था. एंड दे वर ऑल क्वेकिंग एंड मेकिंग ऑल दीज अजम्पशंस, और वो चिल्ला रहे थे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. और वो कह रही हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए तो कम से कम 1/4 जो बच्चे हैं उनको पीछे ही छोड़ देना चाहिए. Why? Because वो dummies हैं, they are stupid. और स्टूपिड का मतलब वो कह रही हैं कि इनमें से कम 1/4 लोगों को तो छोड़ देना चाहिए पीछे. बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ. और वो कह रही हैं कि लेकिन जो टीचर्स है ना, मतलब मुझसे पूछो तो 1/4 बच्चे तो पीछे ही छूटने चाहिए, बिकॉज दे आर स्टूपिड. बट टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर होते हैं अर्थ पे. वाई? बिकॉज कभी नहीं पता लगता, कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, चिल्ला देंगे, एंड दे विल बी लाइक नहीं नहीं तुम नहीं रहो, नहीं तुमको पास नहीं करेंगे, तुमको पास नहीं करेंगे. बट समटाइम्स दे आर लाइक कि ठीक है चलो यार, बच्चे का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए उसका फ्यूचर, तो उसको पास कर देते हैं, कोई बात नहीं, कर लेगा, सीख लेगा. ऑलराइट. आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. अब क्या है, वो अपने लिए उनको शी इज़ नॉट वरिड, एंड ऑल्सो हर गर्लफ्रेंड्स, उनकी जो फ्रेंड्स हैं सारी, उनके लिए उनको कोई डर नहीं लग रहा है. विल मेक इट, उनको पक्का पता है कि हम तो पक्का चले ही जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. और हमारे ज़्यादातर मेजॉरिटी बच्चों के साथ जैसा होता है उसी तरीके से क्या है, एन फ्रैंक इज़ ऑल्सो डाउटफुल दैट उनका जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसके लिए शी इज़ नॉट श्योर. Anyway, all we can do is wait. और वो क्या कर सकते हैं, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, they can just wait. All right. Until then, we keep telling each other not to lose heart. और क्या है, जब तक ये सब नहीं हो रहा है तब तक हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं कि अपने बहुत ज़्यादा दिल बाहरी करने की ज़रूरत नहीं है. I get along pretty well with all my teachers. और मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके साथ में मेरी अच्छी जमती है. They all like me.
देर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women. और क्या है वहाँ पे 9 टीचर्स हैं टोटल में, और 7 जो है वो मेल टीचर्स हैं और 2 जो है वो आपकी फीमेल टीचर्स हैं. ठीक है. मिस्टर कीसिंग, the old foggy or fogge, whatever you want to say it, who teaches maths, was annoyed with me for ages. All right. क्या है जो मिस्टर कीसिंग है, जो एक ओल्ड फॉगी है, उनका ओल्ड फॉगी का मतलब क्या है, एन ओल्ड फैशन पर्सन, मतलब क्या है उनके सोच, उनकी ख्यालात वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत पुराने ख्याल के हैं. ऑल राइट. एंड उनसे क्या है वो बहुत ज़्यादा मेरे से दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा यू नो ही इज़ वेरी इरिटेटेड ऑफ मी. वाई? बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा क्या करती हूँ, बात करती हूँ. तो वो क्या थे, बहुत ज़्यादा अनॉयड रहते थे किससे, एन फ्रैंक से, बिकॉज वो क्या करती थी, शी वॉज बेट ऑफ अ टॉकर एंड वो बहुत ज़्यादा बात करती थी. ठीक है. ज़्यादातर वैसे हमने देखा भी है कि मैथ्स टीचर जो होते हैं ना वो थोड़े से अनॉयड रहते भी हैं, है ना, और उनको बहुत ज़्यादा बच्चों से बातचीत नहीं पसंद होती है और वो आपस में भी बातचीत ना करें, बस मैथ्स पढ़ते रहो अच्छे से. एंड वो होता ही है. ठीक है. क्योंकि बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं और फिर वो बाद में भूल जाते हैं, एंड देन दे आर लाइक यार हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. ठीक है. सो सिमिलरली जो एन फ्रैंक के टीचर थे मिस्टर कीसिंग, वो कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन है और उनको बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? अब क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारी वार्निंग्स दी कि एन फ्रैंक या फिर एन वो बोलते होंगे गुस्से में कि आप यू डोंट टॉक दैट मच, या फिर उसको डांटते थे, बहुत सारी उन्होंने वार्निंग्स दी. बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया एन को, क्या करने के लिए, अ चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए दे दिया ऐसे. अब उन्होंने बोला अ चैटर बॉक्स, लाइक शी वॉज यू नो वेरी ऐसे इरिटेटेड बाई इट कि चैटर बॉक्स कैसा टॉपिक होता है किसी भी ऐसे को लिखने के लिए. आईड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड. और क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने उनको बोला कि आप ये ऐसे लिख के लाना, तो उन्होंने सोचा कि मैं ठीक है, इसकी मैं परेशानी, अब मैं इसको बाद में डील करूँगी. और टॉपिक जो है वो क्या किया, जॉटेड डाउन, दैट मीन्स शी रोट इट डाउन. उन्होंने क्या किया, उसको लिख लिया इस टाइटल को बुक में, और टक्ड इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. और जो उसके बाद उन्होंने क्या किया, नाम लिख लिया उस टॉपिक का और एकदम से उनके बैग में डाल दिया, टक कर दिया, उसमें असेंबल कर दिया, अपनी कॉपी अच्छे से रख दी रिस्पॉन्सिबली. एंड उसके बाद उन्होंने कोशिश करी, ऐसा नहीं कि उन्होंने चुप रहे ही वो, लेकिन उन्होंने कोशिश करी टू स्टे क्वाइट. ऑल राइट. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. और उसके बाद जो शाम को मैंने अपना क्या किया, होमवर्क ख़त्म किया, एकदम से मुझे क्या हुआ, वो ऐसे का जो नोट था वो दिखाई दे गया. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अब फाउंटेन पेन क्या होता है, एक इंक पेन होता है जिसमें आपकी इंक भरी रहती है और उसके आगे ऐसे छोटी सी निब होती है जिसमें से इंक बाहर आती है. तो वो जो इंक पेन से लिखती थी उसी को वो क्या करी थी, उसके टिप को चू करी थी. जैसे आप पेंसिल्स या पेन्स को कभी क्या करते हो, ऐसे ऐसे चू करते हो ना लिखते टाइम, सोचते टाइम, है ना. तो वो यही कर रही थी और वो सोच रही थी जो टॉपिक उन्होंने दिया था मिस्टर कीसिंग ने. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. अब रैम्बल ऑन का मतलब क्या है, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग कन्विंसिंग. मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को कन्विंस करना चाहते हो कि हाँ मैंने काम कर दिया है, उसके लिए क्या करते हो आप, कि आप कुछ भी लिखते चले जाते हो, है ना, एग्ज़ाम टाइम में, या फिर यूजुअली एग्ज़ाम टाइम में ही होता है क्योंकि वहीं पे यू फील यू नो वो प्रेशर कि यार अब मुझे आंसर कंप्लीट करना है लेकिन आपको आंसर आता नहीं है, तो आप क्या करते हो, बीच में कुछ भी लिख देते हो, एक स्टेटमेंट को 4-4 बार लिख देते हो अलग अलग फॉर्म में. और कुछ महारथी बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पर गाने लिख के आ जाते हैं जस्ट सो के उनको लगता है कि टीचर्स देखेंगे नहीं और लगेगा कि बहुत सारा लिखा है तो मार्क्स मिल जाएंगे. ऑलराइट. तो वो यही कह रही हैं कि क्या कर सकते हैं कि कोई भी क्या कर सकता है, रैम्बल कर सकता है, मतलब कुछ भी अनसंट लिख सकता है और बड़े बड़े वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप देके लिख सकता है ताकि वो ऐसे बड़ा लगे. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. अब यहाँ पे वो डरी नहीं इस बात से कि यार टीचर मुझे डांट रहे हैं और ये वो, और या फिर उन्होंने
ये भी नहीं सोचा कि वो चैटर बॉक्स पे ये लिखे हैं दैट बीइंग अ चैटर बॉक्स इज अ बैड थिंग और चैटर बॉक्स होने से आपको पढ़ाई में दिक्कत आती है. नो, शी वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स. वो ये सोच रही थी कि कैसे मैं कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स बनाऊँ. आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट. और ऐसे आर्ग्यूमेंट देना, ऐसे पॉइंट्स देना, वो ये चाहती थी कि वो ऐसे पॉइंट्स लिखें जिससे ये पता चले कि बात करना कितना इम्पॉर्टेंट है. I thought and suddenly I had an idea. सोचती रही और एकदम से उनको क्या हुआ, एक आइडिया आया. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. और उन्होंने क्या किया, जब उनको जैसे ही एक आइडिया स्ट्रक किया, उन्होंने 3 पेजेस लिख डाले उस टॉपिक पे जिसमें मिस्टर कीसिंग ने उनको होमवर्क दिया था. I argued that talking is a student's trait. क्या बोला उन्होंने, आर्ग्यू किया, मतलब अपने ऐसे के थ्रू उन्होंने बताया कि जो बात करना होता है वो एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, मतलब एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है बात करना. ठीक है. एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और क्या करूँगी मैं कोशिश करूँगी, मैं पूरी अपनी जितना मेरा पोटेंशियल है मैं कोशिश करूँगी कि मैं बात करने को या चैटर बॉक्स जैसे आप कह रहे हैं उसको होना कम, मतलब कर दूंगी, ट्राई करूंगी. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट. और क्या है, लेकिन मैंने ये भी बता दिया साथ में कि इस जो मेरी ये जो सो कॉल्ड आप ये मेरी क्वालिटी या फिर मेरी बीमारी कह रहे हो, इससे मैं कभी अपने आप को ठीक नहीं कर पाऊंगी. वाई? बिकॉज माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर. मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा ना सही पर मेरे बराबर तो बात करती ही हैं. और यहाँ पे वो क्या इम्प्लाई कर रही हैं कि इट इज़ एन इनहेरेंट क्वालिटी, मतलब उनको विरासत में ये चीज़ अपनी मदर से मिली है और इसका वो कुछ भी नहीं कर सकती. एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स. और जेनेटिकली जो चीज़ आपके ऊपर पास ऑन हुई है, इनहेरिट की है आपने अपने पेरेंट्स से, उसके बारे में आप क्या ही करोगे, वो तो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है. ठीक है. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब जैसे ही उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट सारे थोड़े ह्यूमरस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो ऐसे लिख के उन्होंने मिस्टर कीसिंग को दिया. वो क्या हुआ, वो हल्का सा ही वॉज वेरी अम्यूज एंड वो हंसे. बट जब तक वो अपने नेक्स्ट लेसन के लिए जाती, उन्होंने क्या किया, उन्हें पटाख से उन्होंने उसे दूसरा लेसन भी ऐसे भी दे दिया एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पे. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. अब उन्होंने क्या किया, उन्हीं के टॉपिक पे जो उन्होंने लिखा ऐसे में वो कहना चाहती थी, अगला टॉपिक उन्होंने उसी के ऊपर दे दिया. और इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी. और वो उन्होंने क्या किया कि ऐसी कोई चीज़ जो क्योर नहीं करी जा सकती, जो करेक्ट नहीं करी जा सकती. और वही तो वो कह रही हैं कि मेरी जो ये क्वालिटी है उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते और मैं खुद नहीं कर सकती अगर मैं चाहूँ भी तो, बिकॉज इट इज़ एन इनहेरेंट क्वालिटी, राइट. तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका ऊनो रिवर्स कार्ड जिसे कहते हैं वो कर दिया उन्होंने कि अब तुम इसी टॉपिक पे अब दोबारा लिखो जो तुम अभी कह रहे हो कि ये आप क्योर नहीं कर सकते. ऑलराइट. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और उसके बाद क्या किया उन्होंने, सेकंड जो ऐसे था वो भी लिख के उन्हें दे दिया और उसके बाद उन्होंने 2 लेसन्स के लिए उनको कुछ भी नहीं बोला. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. और उसके बाद वो बातें तो कर ही जा रही थी और 3rd लेसन ख़त्म होते तक उनका जो सब्र का बांध था वो टूट गया. And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled. और क्या हुआ, नाराज होके एकदम गुस्सा होके उन्होंने चिल्लाया कि अब तुम पनिशमेंट के तौर पे, एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पे नहीं, पनिशमेंट के तौर पे आप क्या करोगे, एक अगला ऐसे लिखोगे जिसका टॉपिक होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी चीज़ को, मतलब वो बात कर रही थी ना इतना ज़्यादा, शी वॉज क्वैकिंग और एक ऐसे काव 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 आवाज़ आ रही थी, उसको उन्होंने बोला कि इसी टॉपिक पे अब तुम लिखो दैट क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. उनका नाम लेते हुए उनको उन्होंने मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स बुला दिया दोबारा से. The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. Class roared मतलब एकदम से क्लास बहुत ज़्यादा एकदम से सारे भी हंसने लग गए. क्यों हंसने लग गए, और क्योंकि
ये जो टॉपिक है वो कैसा है, फनी है, लाइक आप अगर क्लास में बोलोगे क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो इट इज़ अ फनी थिंग टू से, राइट। तो सारी क्लास जो थी वो भी हंसने लग गई और उनको भी, एन फ्रैंक को खुद भी हंसी आ गई। बट क्या हो रहा था, वो एग्जॉस्ट हो गई थी, मतलब उनका सारा जितना भी उन्होंने कंटेंट था उनके दिमाग में इस टॉपिक पे, उन्होंने सब कुछ खर्च कर दिया था, सारा उन्होंने लिख के उनको दे दिया था इस टॉपिक पे, चैटर बॉक्सेस के टॉपिक पे। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब क्या था, अब उनको कुछ और लिखने की ज़रूरत थी यहाँ पे, कुछ ऐसा जो कि ओरिजिनल हो। ऑलराइट, माई फ्रेंड सैन, who's good at poetry, offered to help me write the essay from the beginning to end in verse, and I jumped for joy. और उनके जो फ्रेंड थे सैन, उन्होंने क्या किया, वो क्या थे, पोइट्री में बहुत अच्छे थे, सो ही ऑफर्ड हर टू हेल्प इन द राइटिंग द ऐसे, लेकिन एक पोएटिक फॉर्म में, एक वर्स फॉर्म में, ठीक है। वर्स का मतलब क्या होता है, राइटिंग विद अ राइम, और जिसमें राइम हो, राइमिंग स्कीम हो, और उसको ऐसे पोएम की तरह पढ़ा जा सके। एंड शी जम्प्ड फॉर जॉय बिकॉज शी वॉज वेरी हैप्पी कि अब वो उनके पास एक नया कंटेंट हो गया, नया तरीका हो गया लिखने का, एंड ऑल्सो हर फ्रेंड वॉज हेल्पिंग हर. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. और क्या था कि वो, मतलब अब क्या था, वो एक टू एंड फ्रो चल रहा था कि वो उनको कुछ बोल रही हैं, वो उनको कुछ बोल रहे हैं, तो ये सारा जो गेम चल रहा था, अब उसमें वो कह रही थी कि अब वो बार बार मुझे ये रिडिकुलस सब्जेक्ट पर ऐसे लिखने को दे देते हैं, बट आई विल मेक श्योर कि ये जो सारी वो चालाकी दे रहे हैं वो उन पे ही भारी पड़ेगी, एंड द जोक विल बी ऑन हिम ओनली। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और उन्होंने क्या किया, उस पोएम को ख़त्म किया और वो उन्होंने उसको पढ़ा, एंड शी वॉज लाइक कि इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम, बहुत अच्छी पोएम मैंने लिखी है। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much। अब उन्होंने क्या किया, एक आयरनी क्रिएट कर दी यहाँ पे कि एक जो कपल है वो क्या है, मदर डक और फादर स्वॉन है। ठीक है, अब जो डक के बच्चे हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं वो क्वैक 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 कर रहे थे, तो लेकिन उनके जो फादर हैं, जो स्वॉन है, उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ के उनको खा गए, एंड वो बच्चे मर गए। ठीक है, अब यहाँ पे आयरनी क्या क्रिएट हुई है कि वो बच्चे हैं, वो जैसे भी हैं तो वो क्वैक क्वैक तो करेंगे ही ना, डक हैं, डकलिंग्स हैं, तो यहाँ पे उसी चीज़ के लिए उनको पनिश किया जा रहा है इन अ सिमिलर सेंस, जैसे वो कह रही हैं कि एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है बात करना, और आप मुझे उसी चीज़ के लिए क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ठीक है, लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और लकीली उनका लक अच्छा था कि क्या किया, मिस्टर कीसिंग जो कि एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, उन्होंने क्या किया, उसको एक जोक की तरह ही लिया और वो उससे ऑफेंड नहीं हुए। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well। और उन्होंने क्या किया, खुद भी उस पर कॉमेंट किया, और वो जो भी पोएम्स थी वो सारी कहाँ पे पढ़ी, उस पोएम को उन्होंने अपनी क्लास और बाकी सारे क्लासेस में भी पढ़ के सुनाया। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। और उसके बाद से क्या है, मेरे को बात करना उन्होंने अलाउ कर दिया है, और एक्स्ट्रा कोई भी एसेज वो मुझको नहीं देते। On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days। और क्या हो रहा है कि अब ये सारे जो एपिसोड हुआ पूरा, उसकी वजह से जो मिस्टर कीसिंग है उनका भी एटीट्यूड क्या है, वो चेंज हो गया है, और नाउ वो भी क्या करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, एंड ही इज मेकिंग जोक्स ऑल द टाइम। योर्स एन, अब क्या है योर्स एन, मतलब जैसे आप लेटर लिखते हो, राइट, किसी के लिए, किसी को लेटर लिखते हो तो आप नीचे लिखते हो योर्स लविंगली, योर्स ट्रूथफुली, आप अपना नाम लिखते हो, तो ऐसे ही वो क्या कर रही हैं, वो किटी को रेफरेंस कर रही हैं, राइट। और वो अपनी डायरी कैसे लिखती हैं, जैसे वो किसी से बात कर रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो अपना भी नाम यहाँ पे नीचे बताएंगी। सो दिस इज हाउ दिस एक्सेप्ट दिस पार्ट एंड्स फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, अब यहाँ पे हम फटाफट इसकी समरी देख लेते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बिट्स एंड पीसेस में पूरा चैप्टर पढ़ा है कि पहले उनका सिनेरियो हमने डिस्कस किया, फिर एन फ्रैंक खुद अपना पूरी ये जो ब्रीफ स्टोरी स्केच बता रही थी, एंड फिर देन देयर वाज वन एपिसोड फ्रॉम हर डायरी। तो इसको ऐसे समरी फॉर्म में देख लेते हैं, सो इट विल बी लाइक ईजियर फॉर यू टू रिकॉल। ऑलराइट, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वी हैव रिटन डेयरी। ठीक है, from the diary of Anne Frank, this account delves into
the life of a 13-year-old girl, Anne Frank, dealing with feelings of loneliness and depression. यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है that she is very depressed, she is very sad and she is lonely. और इस जो एक्सर्प्ट जो अकाउंट मतलब एक छोटा सा पार्ट हमने जो निकाला है, जो इंसिडेंट उन्होंने बताया, उससे पता चल रहा है कि एन फ्रैंक जो है शी इज़ अ वेरी लोनली पर्सन और उस टाइम पे शी इज़ वेरी सैड. Anne started believing that paper is a more patient confidant than people, prompting her to begin writing her diary. और क्या है, धीरे धीरे एन को क्या विश्वास होने लगा कि जो कॉन्फिडेंट मतलब जिसमें आप कन्फाइड करते हो, ठीक है, जिनको आप कोई अपनी मन की बातें बताते हो, तो उनको लगने लगा कि पेपर जो है वो एक ज़्यादा पेशेंट मतलब आराम से सुनेगा बैठ के मेरी बात, पेशेंट कॉन्फिडेंट है लोगों से ज़्यादा, क्योंकि वो और इसी वजह से मतलब यही एक सिनेरियो था जिसकी वजह से उनके पास कोई अपना असली एक अच्छा फ्रेंड नहीं था. इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रॉम्प्ट हुई वो इसी वजह से एक डायरी मेंटेन करने के लिए और अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस और वो जो भी बातें कहना चाहती थी वो उस डायरी में लिखने लगी. हाउएवर व्हाट शी ट्रूली लॉन्ग्स फॉर इज़ अ जेन्युइन फ्रेंड. और ठीक है, उनको डायरी मिल गई, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब डायरी में ही सब कुछ लिखेंगी, बट वो वैसे भी क्या चाहती थी उस प्लेस में, वो शी वांटेड अ जेन्युइन फ्रेंड. वैसे भी वो लिखती हैं कि क्या पता जब तक मुझे वो फ्रेंड ना मिले, तो मतलब डायरी में लिख रही हूँ जब तक मुझे कोई जेन्युइन फ्रेंड नहीं मिलता, मतलब शी वॉज वेटिंग फॉर अ जेन्युइन फ्रेंड, राइट. शी वॉन्टेड और शी होप्ड कि कभी ना कभी तो मुझे एक ऐसा जेन्युइन फ्रेंड मिलेगा या मिलेगी जिससे मैं अपने मन की सारी बातें कह पाऊंगी और वो समझेंगे भी और सुनेंगे भी. शी डिस्कवर्स जस्ट दैट. जेन्युइन फ्रेंड जो वो मांग रही थी उनको वो ही फ्रेंड क्या है डायरी में मिल गई किटी. She explains that despite her sense of isolation, she is not truly alone. भले ही उनको मन में क्या है, she senses loneliness, उनको खुद से क्या है बहुत ज़्यादा lonely feel होता है, but वो true sense में अगर actual में देखा जाए तो she is not alone. She has a loving family, including her parents and sister. बहन है उनके पास में, उनके parents हैं, and also 30 other people जो क्या है वहाँ पे उनके साथ में refuge ले रहे हैं. Though they are a decent family, Anne feels the absence of a true close friend. और अच्छी खासी फैमिली है, they are loving as well, but still उनको एक अपने फ्रेंड की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है. While they engage in daily conversations, they cannot truly confide in one another. और क्या है, डेली ऊपरी तौर पे बाकी जो इन ऑर्डिनरी चीज़ें हैं वो उनके बारे में तो बहुत डिस्कस करते हैं, बट जो एक्चुअल बातें हैं जो एन फ्रैंक करना चाहती हैं वैसा उनके पास कोई फ्रेंड नहीं है. इन द फेस ऑफ अनचेंजेबल फैक्ट्स, Anne finds much wanted company in her diary, which she affectionately names Kitty. और क्या है कि अब इन द फेस मतलब अब सामने क्या दिख रहा है, अनचेंजेबल फैक्ट्स दिख रहे हैं कि ऐसा फैमिली में भी कोई नहीं है, सिस्टर भी नहीं, और भी कोई फ्रेंड्स ऐसे नहीं है जो मेरे को समझे और जिनसे मैं बात करूं, तो वो क्या है उसी कंपनी को ढूंढते ढूंढते अपनी जो अफेक्शन, अपने सारे जो इमोशंस हैं उसी के तहत वो क्या करती हैं, अपनी डायरी का नाम लिख देती हैं किटी और उसको बुलाती हैं किटी नाम से अपनी डायरी को. And describes her father as the most wonderful person in her life. और वो उनको बेस्ट फादर की भी खिताब देती हैं, एंड शी सेज कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन उनकी ज़िंदगी में. और एट द एज ऑफ 36 ही मैरिड हर मदर ईडिथ. और 36 की एज पे उन्होंने क्या किया, उनकी मदर से शादी करी, और मदर की जो एज कितनी थी, दैट वाज 25. In 1926, her sister Margot was born, followed by Anne on June 12, 1929 in Germany. 1926 में Margot was born, and then after 3 years, Germany में Anne Frank was born. In 1933, her father made the decision to emigrate to Holland. और उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, एज अ फैमिली पूरा वो एमिग्रेट कर जाएंगे. पहले मम्मी पापा जाएंगे एंड देन दे विल कैरी टेक द चिल्ड्रन एज वेल. Anne and Margot initially stayed with their grandmother before rejoining their father in Holland in December. Anne began attending the Montessori school in the 6th grade, led by headmistress Mrs. Cuperus. और क्या हुआ, उन्होंने अपने पेरेंट्स को ज्वाइन कर लिया दिसंबर एंड देन फरवरी में. यहाँ पे दिसंबर एंड फरवरी लिख लो, ठीक है. और एन ने वहाँ जाते ही क्या किया, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल ज्वाइन कर लिया, जो कि एक एक्टिविटी बेस्ड स्कूल है, जहाँ पे एक सेट एनवायरनमेंट में बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू चीज़ें समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं. और वो स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी उनका नाम क्या था, मिसेस क्यूपरस. ऑलराइट.
द ईयर कंक्लूडेड विद अ फेयरवेल इवेंट मार्क्ड बाय टीयरफुल गुड बाइज टू द हेड मिस्ट्रेस। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे उनसे, तो जो साल है वो ख़त्म हुआ किससे, बहुत सारे इमोशनल इंसिडेंट से, और बहुत सारे टीयरफुल आंसू आ गए, बहुत इमोशनल हो गया था बिकॉज दे वर सो अटैच्ड टू ईच अदर। एन हैड अ डीप अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड मदर। और उनकी जो ऑब्वियसली बात है, बच्चे उनके साथ में रहे तो ग्रैंड मदर के साथ में वैसे भी होता है, लेकिन दे वाज लाइक अ लिटिल बिट मोर क्लोजर। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ में रहे थे इतने टाइम तक। ओनली हर सिस्टर एंड एन हु फेल इल ड्यूरिंग द समर ऑफ 1941। और 1941 में क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब हो गई। Despite undergoing surgery, her grandmother passed away in January 1942। और ऑपरेशन भी हो गया उसके बाद भी, उसके बावजूद भी वो बच नहीं पाए, एंड शी passed away 1942 में। क्या हो गया? पॉज कर। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा, दैट डिस्पाइट अंडरगोइंग सर्जरी, उनकी जो ग्रैंड मदर है उनका ऑपरेशन हुआ, बट उसके बावजूद भी शी पास्ड अवे इन 1942 जनवरी। ऑलराइट, कॉजिंग कंसिडरेबल सॉरो। और कंसिडरेबल मतलब अच्छा खासा, मतलब एक इम्पैक्ट डाला एन फ्रैंक के ऊपर इस इंसिडेंट ने उनके ग्रैंड मदर के पास होने में, क्योंकि शी लव्ड हर वेरी मच। ऑलराइट, At Anne's birthday celebration, a special candle was lit in her grandmother's memory। और पिछला जो साल था उसमें एन फ्रैंक का जो बर्थडे था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं मनाया गया था। सो द नेक्स्ट ईयर दे वर मेकिंग अप फॉर इट, और उस टाइम पे उनकी ग्रैंड मदर को याद करते हुए उन्होंने क्या किया, एक वो कैंडल भी उनकी याद में जलाई थी। एंड इन हर डेडिकेटेड commitment to her diary noted on a Saturday, June 20, 1942, that all 4 family members were in good health। और उस दिन उन्होंने क्या किया, एक अच्छा डॉक्यूमेंट किया कि अभी उनकी जो चारों की फैमिली है वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी हेल्थ में है, एंड दे आर लाइक डूइंग वेल। एंड ऑल्सो क्रॉनिकल्ड हर स्कूल एक्सपीरियंसेस इन हर डायरी। और स्कूल के बारे में भी वो अपने पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखती थी। The entire class felt anxious about the upcoming term। और अगले टर्म में जाने के लिए जो पूरी क्लास थी वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। Some students who had made diligent efforts, and diligent का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। ठीक है, जो बच्चे क्या थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, and invested their savings in preparation, were declared successful, but Anne remained uncertain about her performance in mathematics। और जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, आपस में बेट्स लगा रहे थे, अपने सारी सेविंग्स को शर्त पे लगा दे रहे थे, और ये सब कर रहे थे, और हार्ड वर्क भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। एंड बट एन जो थी वो बाकी सबके लिए तो कंफर्म थी कि मैं और मेरी फ्रेंड्स तो पास हो जाएंगी, बट थोड़ा सा उन्हें डाउट किस चीज़ में था, मैथमेटिक्स में था। दे केप्ट एनकरेजिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और वो क्या था, आपस में सबको क्या करते रहते थे, एनकरेज करते रहते थे कि आप परेशान मत हो, आप क्या करोगे, क्या नाम है, अच्छा होगा सब कुछ, एंड यू विल बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट टर्म। ऑलराइट, द स्कूल हैड 9 टीचर्स इंक्लूडिंग मिस्टर कीसिंग हु टॉट मैथमेटिक्स। और स्कूल में कितने टीचर्स थे, 9 टीचर्स थे, 7 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। और उसमें कौन से मैथ्स टीचर थे, जिनका नाम था मिस्टर कीसिंग। ऑलराइट, मिस्टर कीसिंग वॉज ऑफन अनॉयड बाय एन्स टॉकेटिव नेचर। क्या था, उनको बहुत दिक्कत होती थी, बहुत गुस्सा आता था कि एन जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। असाइनिंग हर एन एक्स्ट्रा टास्क टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक ऑफ अ चैटर बॉक्स। और क्या था, उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया एन को, इसी चलते कि थोड़ा पनिश करूँगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो ये क्या पता बात करना बंद कर दे। ठीक है, और टॉपिक क्या था उस ऐसे का, चैटर बॉक्स। ऑलराइट, as she worked on the assignment, an idea struck her, and she wrote that while she would strive to control her talkativeness, curing this inherited trait seemed impossible, as her mother was similarly टॉकेटिव। अब जैसे जैसे उन्होंने वो उस स्टेटमेंट पे काम करना स्टार्ट किया, तो उनका जो वो क्वर्की सेल्फ था, ह्यूमरस सेल्फ था, वो बाहर आ गया। और रादर देन राइटिंग के भैया चैटर बॉक्स होना गलत बात है, स्कूल में बात करना गलत बात है, इस चीज़ को लिखने के बजाय वो क्या लिखने लग गई, ये चीज़ लिखने लग गई कि मैं इस चीज़ पे मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मम्मी भी जो है, माई मदर ऑल्सो शी इज़ अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, और ये जो ट्रेट है ये बहुत इनहेरिटेड ट्रेट है, मेरे को जेनेटिकली मिला है, और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती।
Mr. Keesing found her arguments amusing and gave her another essay, dubbing her an incorrigible chatterbox. और इसी बात से क्या हुआ, उनको हंसी तो आई, ही वॉज नॉट इन्फ्यूरिएटेड और एंग्री, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और ऐसे दे दिया, एक इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए, मतलब जिसको आप क्योर नहीं कर सकते, एक ऐसी हैबिट जिसको आप क्योर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वही तो वो अपने पिछले ऐसे में कह रही थी, राइट. सो दिस वॉज योर समरी एंड आई थिंक हमारा एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, इनकॉरिजिबल कैरेक्टर, एंड उसके बाद हमारा जो क्वैक क्वैक वाला जो पोर्शन था वो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया. तो यू कैन राइट अबाउट दैट कि फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको क्वैक 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 वाला जो पोर्शन था उस पर भी ऐसे लिखने को दे दिया. और उसके बाद उस ऐसे लिखने में क्या हुआ, उन्होंने एक वर्स के फॉर्म में एक पोयम लिखी जिसमें क्या था कि एक मदर डक थी एंड फादर स्वॉन थे, और उनके पास छोटे छोटे डकलिंग्स थे, और जो क्वैक 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 करके बात कर रहे थे, और जो फादर थे उन्होंने उन्हीं को खा के, एंड द डकलिंग्स डाइड, खा दिया उनको, लाइक मार दिया या जो भी किया, उसकी वजह से दे डाइड. और क्या था, इससे एक आयरनी क्रिएट हुई कि जो बच्चे हैं उनका तो नेचर है ना क्वैक क्वैक करना, तो वो तो बात करेंगे ही, और आपने उनको ऐसी चीज़ के लिए पनिश कर दिया जो उनका नेचुरल सेल्फ है, जो उनका स्टूडेंट का ट्रेट है. तो इससे क्या किया, उन्होंने दोबारा आर्ग्यू करा अपने मिस्टर कीसिंग मैथमेटिक्स टीचर से, ठीक है. जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मिस्टर कीसिंग थे उनको फिर ही वॉज वेरी अम्यूज्ड एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट. और उसके बाद उन्होंने वो जो पोएम थी वो अपनी क्लास और बाकी सारे क्लासेस में पढ़ के सुनाई, और उसके बाद वो खुद भी बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती करने लगे, एंड ही वॉज अ वेरी लाइट हार्टेड टीचर आफ्टर दैट, और वो जोक्स क्रैक करते थे, ठीक है. द लास्ट पैराग्राफ आई विल कवर इन इट विद द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है, उसमें कवर कर देंगे समरी का ये लास्ट वाला पार्ट, ठीक है. सो ये थी हमारी चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिसमें हमने एन फ्रैंक के बारे में उनका एक फन साइड भी देखा, एंड ऑल्सो हर डिप्रेस साइड भी देखी, और कैसे सर्कमस्टांसेस में शी वॉज राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड शी वॉज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इंसाइटफुल पर्सन. ऑलराइट, तो हमको ये सब सीखने से मिला है. सो इसको अच्छे से रिवाइज करना, इसमें खूब सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और कुछ वर्ड्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बट ऐसे भी वर्ड्स हैं उसके साथ में जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं और उनके वर्ड्स आपको नहीं, लाइक मीनिंग आपको नहीं गिवन है, तो उनको अच्छे से आप पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है. अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.